बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक्त कमी है जी, कमोडोर अनवर सईद मुल्ला सदीद बनने से रह गए, वरना दरस निज़ामी में जाते। तो आपने वहाँ जो मुल्ला लिखा है तो मुझे ज़रा तो ऐसा इतराज़ था कि शायद वो बैकग्राउंड में आप बच गए तो उसकी वजह से दूसरों को आप मुल्ला कह रहे हैं, लेकिन यहाँ बड़े बड़े अल्लामा हैं बैठे हुए हैं। क़ता नज़र उसके इट वाज जस्ट अनदर पॉइंट। ये आप सादिया राशिद साहिबा, आपका जो है ये इतना लोडेड है मरासला कि खौफ आ गया। अगर इसके बरक्स बोलें तो फिर तो हम तो सीधे चले गए जहाँ जाना हम नहीं चाहते, क्योंकि इसमें लफ्ज़ इस्तेमाल करें कुरान और सुन्नत, लानत से आलूदा, और फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वाकई इसके ऊपर इस मौजू पे गुफ्तगू करते हुए खुले जहन से, जैसे मैंने सना गौरी को कहा कि बहुत डर लगता है, क्योंकि वैसे भी जो है अदरवाइज़ भी हमें मेरी समझ में नहीं आता कि जब पाकिस्तान में एक अदालती निज़ाम है कि एक हाई कोर्ट्स हैं, एक सुप्रीम कोर्ट है, तो क्या ये वफाकी शरीयत कोर्ट क्या चीज़ है? क्या शरीयत कानून से कोई अलग से बालातर चीज़ है? शरीयत भी एक लॉ है, तो बाकी जो है वो अदालतें हैं। तो ये एक यहाँ खुद ही मखमसा है। जब अगर सोचे खुले दिल से तो हम ये क्या कह रहे हैं कि शरीयत कोई और लॉ है और कॉमन लॉ और लॉ है, और एक अदालत ये कहेगी, एक अदालत वो कहेगी। तो वी आर एट द टॉप लेवल, वी आर कन्फ्यूज्ड, वी आर ए कन्फ्यूज नेशन। देयर शुड बी नो, एक ही अदालत होनी चाहिए। और मुझे पता है कि सुप्रीम कोर्ट में भी एक शरीयत अपेलेट बेंच है, यानी वहाँ भी एक और मखसूस कर दिया गया। तो ये इख्तिसास कर के आप हमें डरा के किधर लेना चाहें? मेरी गुजारिश है कि आई एम एन इंजीनियर एंड आई नो that the modern technological era which we are going through, अगर उसमें आपने तरक्की करनी है तो आपको ये मानना पड़ेगा कि 1760 से 1840 में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, तो वो पीछे की दुनिया तो थी पूरी की पूरी, दैट वाज एन एग्रीकल्चर एरा, और वहाँ से इंडस्ट्रियल एरा शुरू हुआ, और वहाँ से आगे चल के बैंकिंग आई, क्योंकि बैंकिंग की ज़रूरत नहीं थी एग्रीकल्चर के अंदर, यह आया। और अब हम फोर्थ रेवोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल एरा में जा रहे हैं, जहाँ ये जब हम वो सोचते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, और अभी एक और लफ्ज़ आई है ह्यूमन इंजीनियरिंग, दैट इज़ अ टेरिबल साइट। और हम अभी कहाँ फंसे हुए हैं कि अभी हम रिबा की जो है बकौल हमारे सेनेटर साहब के अभी तारीफ़ ही नहीं कर सके कि यह सूद है या सूद नहीं है। हम अंग्रेज़ी में दो लफ्ज़ इस्तेमाल जैसे आपने कहा है, एक यूजरी है और एक इंटरेस्ट है। अब यहाँ आप जाएं गूगल पे करें और कहीं भी देखें तो वो यूजरी को जो कहते हैं इट इज़ एक्सटॉर्शनस इंटरेस्ट, वट एवर यू कैन से, और वहाँ कहते हैं कि 10% से ऊपर जो है ये यूजरी के दायरे में आ जाता है, लेकिन 10% से नीचे जो है, जो अगर आप दे रहे हैं, दैट इज़ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब ये कैपिटल जो है इसका भी तस्वुर जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ ही आया है कि वहाँ आपको कैपिटल की ज़रूरत थी, बहुत सारे पैसे इकट्ठे और फिर वो करें, और उसकी कॉस्ट जो होगी वो जाएगी। इसी तरह से लेबर जो थी वो उसकी लेबर की कॉस्ट वो रेगुलेट हुई। तो हम असल में हम अभी एक दायरे में घूम रहे हैं, वी आर नॉट क्लियर अबाउट द थिंग्स के असल में होना क्या चाहिए। अब देखें, अभी 2 दिन पहले हमारी हुकूमत ने, स्टेट बैंक ने जो है वो 15% से 16% किया, तो अब 16% तो यूजरी के अंदर आ जाएगा। इट इज़ ए डिस्टॉर्शन ऑफ द होल थिंग एंड एग्जॉर्शन ऑफ दी हमारे जो बैठे हुए बिजनेसमैन, उनसे आप जब 16% सूद लेंगे या प्रॉफिट लेंगे तो क्या आपको 20-25% जब कमाएंगे तो डोंट यू थिंक इट इज़ गोइंग टू इंक्रीज दी, जो हम कह रहे हैं कि हम
अपनी सोसाइटी को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। एक्सप्लॉइट कौन होगा? गरीब तो नहीं होते, गरीब तो गरीब ही हैं, अमीर तो नहीं होते। अमीर हर तरह से, इट इज़ द मिडिल क्लास विच इज द, और याद रखें कि मिडिल क्लास जो है वो किसी भी कौम की स्ट्रेंथ होती है। तो हम तो आहिस्ता आहिस्ता जो मिडिल क्लास है उसको गुर्बत पे ले जा रहे हैं, और अमारत जो है किसी ना किसी तरह से अमीर कुछ और बढ़ जाएंगे, लेकिन उनमें कोई ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं आएगी। तो असल में जो पाकिस्तान में जो इस वक्त निज़ाम नाफिज है वो ना इस्लामी है, और ना ही वो जो दूसरे मुल्कों में, अभी मैं कनाडा से आ रहा है, वहाँ सूद की शरह शायद 3% है, उन्होंने 3.5 कर दिया तो शोर मच गया। जापान में जैसे अभी कहा खुद जस्टिस साहब ने कि 1% है, और एक ज़माना ऐसा भी था कि जापान में उन्होंने जो है पैसे रखने के लिए फ़ीस लगा दी कि भाई हम तुम्हारा अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं हम। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे यहाँ इस मकबसे में पड़े हैं। हमारे मुफ्ती साहब ने जो एक बात कही कि फ़लाँ फैसल बैंक ने जो है अपनी सारी ब्रांचेस को इस्लामी कर दिया, सिर्फ एक रह गई है। वो एक क्यों रह गई यार, उसको भी इस्लामी कर दें। आपने लाइसेंस तो ले ही रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ एक ही बैंक को इस्लामी कर दें, सब कुछ हो जाएगा। वो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। अब उसको कर दें तो सारे बैंक इस्लामी हो जाएंगे, वहाँ से रिबा ख़त्म कर दें तो हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट को क्या चीज़ माने कर रही है? माने ये कर रही है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये तमाम जितने इदारे हैं वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल या इंटरेस्ट के ऊपर ही चल सकते हैं। जैसे ही उससे निकलते हैं तो दे हैव नो। असल में इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम अभी भी डेवलपमेंट सिचुएशन में। मैं आपको बता रहा हूँ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कि मैंने एक इस्लामिक बैंक में जब इन्वेस्टमेंट की तो मैंने 30 लाख रुपए रखे, 2 साल के बाद मुझे 18 लाख वापस मिल गए। शुक्रिया करके मैंने कहा बड़ी मेहरबानी। मैंने एक और दूसरे इस्लामिक बैंक में रखे, उसने वही मुनाफा दिया जो दूसरे देते हैं। अगर मैं उसमें रखता कन्वेंशनल बैंक में तो शायद मुझे थोड़ा सा और मुनाफा होता है। तो ख़ुद इस्लामिक बैंक भी जो है वो 2 तरीके के करें। वो एक कहते हैं कि जी हमारा स्टॉक एक्सचेंज है, और दूसरे कहते हैं हम वो दूसरा कर रहे हैं। एनीवे, मैं सिर्फ इस पे इत्तेफाक करूँगा कि हमें जो है इस कौम को कन्फ्यूजन से निकालें, और कन्फ्यूजन के निकालने के लिए ये एक इकोनॉमिक्स का सलूशन, एक क्वेश्चन है ये। यहाँ जब तक कि हम इकोनॉमिस्ट को उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखेंगे और इंडस्ट्रियल ग्रोथ और हम टेक्नोलॉजिकल ये एरा को नहीं समझेंगे तो हम ऐसे ही कंफ्यूज चलेंगे, और हम अभी भी बैठेंगे। वाकई हम डरते हैं, मैं डरता हूँ, हम डरते हैं कि सूद हराम है और हमने हराम खाया तो हम दोज़ख में जाएंगे। अल्लाह माफ़ करे।